बहुत धन्यवाद. I am honored to be delivering the lecture in memory of Father Stan Swami. माफ़ कीजिए, मैं मेरी मुंबईया बोली और अंग्रेज़ी मिलके बात करता हूँ. जून 25 तारीख, आप सब जानते हैं कि इमरजेंसी का एनिवर्सरी है. जून 25, 1977. और हर साल ट्रेजेडी है कि हर साल एक दिन, एवरी ईयर वन डे, वी रिचुअलाइज आवर रिमेम्बरेंस ऑफ द इमरजेंसी. लेकिन हर साल हर दिन वी इंस्टीट्यूशनलाइज आवर एम्ब्रेस ऑफ द इमरजेंसी. One day every year, we ritualize our remembrance of the emergency. Almost every day, every year, we institutionalize our embrace of it. Father Stan Swami was a victim of the second process, the institutionalization of impunity, injustice, and insanity. Too many of Professor Amartya Sen ने किताब लिखा ना, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस. आज तो उनका बेचारा प्रोफेसर सेन का आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, उनमें बहुत लोग मुंह बंद करके रखा. यही है गैगिंग, गवर्नेंस बाय गैगिंग. गवर्नेंस का गैगिंग मतलब मुंह, सबका मुंह बंद करके शासन चलाना. अरे आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस छोड़ो, अमर्त्य सेन भी टारगेट है. थ्रेट ऑफ बुलडोजर ऑन हिज हाउस, ऑन द वॉल्स. देयर इज अ थ्रेट. द वाइस चांसलर, हु इज एन अनअपोलोजेटिक BJP tool, is threatening to break the walls of Sen's house and claim some of the land back. So when the country's foremost intellectual, वो भी इसको फेस कर रहा है, गैगिंग, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्शन लेंगे सरकार या लोकल म्युनिसिपैलिटी, कुछ लोग ये शब्द यूज करते हैं कि बुलडोजर जस्टिस. मैं नहीं मानता हूँ. दैट इज अ वेरी रॉन्ग टर्म. ये सिंपली ये बुलडोजर टेरर है. इट इज बुलडोजर टेरर. तो व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नेंस बाय गैगिंग? गवर्नेंस का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, और एक्टर्स हैं उसमें, और प्रोसेसेस है उसमें. और गैगिंग, मुंह बंद करना, वो 10-12 स्ट्रैटेजी हैं. आज हमारा टाइम में सिर्फ 4-5 को देखता हूं मैं. जस्ट 3-4 or 5 फॉर्म्स ऑफ गैगिंग. कुछ दिन पहले मैं एक जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस में बैठा और बहुत, जो भी जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस में जाइए, लोग बताएंगे वेल इंटेंशन, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ टू पावर. मैं ये भी नहीं मानता. व्हेन वी से वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ टू पावर, एक असम्पशन है कि पावर बहुत इनोसेंट लोग हैं, वो ट्रूथ नहीं, सच नहीं जानते हैं, उनको सिखाना है. अगर मोदी और शाह को हम ट्रूथ बताएंगे, सब सही हो जाएगा. बेचारा वो नहीं जानते हैं कि क्या गलत हो रहा है. आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पीक द ट्रूथ टू पावर. आई वॉन्ट यू टू स्पीक द ट्रूथ अबाउट पावर. यह है चैलेंज ऑफ जर्नलिज्म. दिस इज आवर टास्क, टू स्पीक द ट्रूथ अबाउट पावर.
और ट्रूथ क्या है इस देश के बारे में, कौन चला रहे देश? अकॉर्डिंग टू मी, मेरा असेसमेंट, द इंडियन स्टेट एक इज रन बाय अ कोएलिशन। एक कोएलिशन चलाते हैं इंडियन स्टेट को। उसमें पार्टनर्स कौन है कोएलिशन में? और मैं ये कह रहा हूं कि ये कोएलिशन 2014 से पहले भी फॉर्म कर रहा था। इट्स नॉट बॉर्न विद मिस्टर मोदी, प्लीज, नन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ये कोएलिशन कौन है? एक मेंबर, बड़ा मेंबर है सोशियो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, दूसरी तरफ बड़ा मेंबर है इकोनॉमिक मार्केट फंडामेंटलिस्ट। और ये शादी जो हो गया, ये दिस हैप्पी यूनियन, द बेड दैट दिस हैप्पी मैरिज शेयर्स, उसका नाम है कॉर्पोरेट मीडिया। ओके, आई थिंक यू एग्री, राइट? तो ये भी जान ले कि ये तीनों कोएलिशन मेंबर में बहुत ओवरलैप है। बहुत सारा मीडिया मालिक है, जो मीडिया मालिक है, कॉर्पोरेट चीफ है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, और अरे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है बहुत मीडिया मालिकों में। हर मीडिया हाउस का एक बाबा या और साध्वी या कोई भी होगा, आप चेक करो, बहुत कम एक्सेप्शंस है उसमें। और तीसरा, तो देर आर मीडिया कॉर्पोरेट बैरन्स हु आर रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट। आप जो भी न्यूज़पेपर लीजिए, जो भी चैनल वॉच कर लीजिए, इकोनॉमिक्स के बारे में दूसरा व्यू कभी भी अलाउ नहीं करते हैं, सिंपली नॉट। मार्केट फंडामेंटलिज्म, तो इसलिए ये तीनों कोएलिशन पार्टनर्स का बहुत ओवरलैप है, मिक्स्ड है, और गैगिंग का मेथड्स भी ओवरलैप होगा। पहला ह्यूज सब्जेक्ट, लेकिन पिछले साल आपने मेरा वेरी रेस्पेक्टेड फैजान मुस्तफ़ा से सुना, तो मैं थोड़ी देर भी गैगिंग बाय लॉज, गैगिंग बाय गवर्नमेंट, वो पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म है, देखो, गैगिंग बाय गवर्नमेंट एंड बाय लॉ इज पॉसिबल, ऑल इट रिक्वायर्स इज द साइलेंस ऑफ द जुडिशियरी। वो मिल गया। सेकेंड, second is gagging by extra legal means, gagging by violence, non-state actors with the connivance of the state. ऐसा नहीं है कि वो नॉन स्टेट एक्टर कहीं जाके एक सोडा बॉटल फेंका और भाग गया और सरकार देख रहा है कि कौन क्या किया। इट इज डन विद कनाइवेंस एंड कोल्यूशन। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ गैगिंग, वायलेंस, टेरर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स विद कनाइवेंस ऑफ स्टेट। तीसरा, आई बिलीव ये सब कैसा हो सकते हैं जब मीडिया, ये टैक्टिक, इट कैन वर्क व्हेन द मीडिया इज साइलेंट, व्हेन द कॉर्पोरेट मीडिया इज पार्ट ऑफ कनाइवेंस एंड कोल्यूशन। देखिए, मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूं,
कॉरपोरेट मीडिया। क्यों? बहुत लोग यूज करते हैं, पिछले 3 दिन कॉन्फ्रेंस में भी बहुत लोग यूज करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। अरे उसमें मेन नहीं है ना स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो 80% जनसंख्या को एक्सक्लूड करते हैं, वो कैसा मेन स्ट्रीम हो सकते हैं? वो कॉरपोरेट मीडिया है। दे आर ओन्ड बाय कॉरपोरेशंस, दे एग्जिस्ट फॉर कॉरपोरेशंस, दे फंक्शन एज कॉरपोरेट प्रॉफिट सीकर्स। इट इज सो, ये भी एक बात है। सॉरी। और ये गैगिंग बाय लॉज सबसे बड़ा फिनोमिनन सिर्फ 2014 से नहीं, PUCL लोग को अच्छी तरह जानते हैं। पिछले 30 साल में कंट्री साइड में हमेशा एग्जिस्ट किया, लेकिन पिछले 30 साल में जब से हम ये सो कॉल्ड नया आर्थिक नीति अडॉप्ट किया, लैंड एक्वायर करने के लिए तैयारी किया, उस समय से इस देश में मोस्ट अग्रेसिव फिनोमिनन था है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट, ये सबसे। अरे जब 2016 में JNU पे अटैक हुआ, वो और हम सब गया टीच इन, पब्लिक टीच इन। मैं भी एक JNU का अलुमनी है, मैं भी JNU से हूँ 40 साल पहले। और मैंने उनको कहा, वो इतना हिम्मत और with so much courage they were fighting। और मैंने ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट के बारे में, जब वो लोग इसके बारे में इसके ऊपर फोकस दे रहे थे, मैंने ये कहा, आई हैव कम हियर ओनली फॉर यू, आई एम विद यू, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट, वेलकम टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमेशा 30 साल से 40 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। ये अभी बहुत एग्रेवेट हो गया, 2014 से बहुत एग्रेवेट हो गया। जैसा वायलेंस बहुत एग्रेवेट हो गया, बहुत सारा फिनोमिनन एग्रेवेट हो गया। ये गैगिंग ऑफ लॉज में इवन बिफोर 2014, मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं। जहां पीपल स्ट्रगल्स हुई, सक्सेसफुल हुई, वहां भी क्या प्राइस दिया? पॉस्को, जगत सिंहपुर। लोग इतना ऐसा एक आंदोलन चला के, ऐसा एक संघर्ष करके पॉस्को को वहां से भगा दिया। इट वॉज अ ह्यूज विक्ट्री। और अभी जिंदल साहब बैठा है उनके सिर के ऊपर, और इतना वायलेंस हुआ वहां। every child 14 years and above has half a dozen criminal cases against him। अरे पॉस्को में, जगत सिंहपुर में बहुत सारा लोग 6-8 साल गांव से बाहर नहीं गया, क्लोज रिलेटिव शादी के लिए भी नहीं गया, अरेस्ट हो जाएगा। So they were in hiding for, so to speak, for years. Their village could defend them, but they could not attend. You could not attend your sister's wedding in another village. That also happened. अभय साहू जो लीडर था, अभी बहुत साल मैंने नहीं मिला, लेकिन एक ज़माने में जब अभय साहू को मिलता था, मेरा सवाल उनको, हाँ कॉमरेड साहू अभी कितना हो गया? वो बोलता है कि हाँ
अभी 57 केस हो गया। वो स्कोर वी केप्ट द स्कोर। कितना के एसपी उदय कुमार कूड़ांकुलम में, वो उनका 91 केस। कलिंगा नगर में वो रवि जारिका और उनका मिसेस, कलिंगा नगर प्रोजेक्ट आने से पहले बेचारा वो पुलिस स्टेशन से अंदर नहीं देखा। वो फायरिंग सब होने के बाद हस्बैंड हैज 42 और 45 केसेस, वाइफ हैज 40 केसेस। तो मैंने उस स्टोरी किया और मैंने ओडिशा उस समय का डीजीपी या जस्ट रिटायर्ड डीजीपी से बात किया। मैंने कहा ये क्या बात है यार ये। और कोरापुट में जब पुरुषोत्तम और मैं गया वहाँ भी स्ट्रगल में 100-200 लोग को अरेस्ट करके क्या क्या केसेस लगाया। एक केमिस्ट्री प्रोफेसर था वहाँ, उनके टैक्टिक क्या था, पिछले 15-20 साल, अभी पिछले 20-25 साल से ये बहुत बड़ा टैक्टिक हो गया। जब आपका गांव लड़ाई कर रही है, तंग कर रही है मुझको, कैसा केस फाइल करता हूँ, समझो कि मेघनाथ पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ा रैली लेके गया। मैं पुलिस वाले ने केस कैसा फाइल करते हैं, PUCL वाले को जानते हैं, मेघनाथ, रणवेंद्र एंड 800 अदर्स। 800 अदर्स का नाम नहीं दिया। मेघनाथ, रणवेंद्र, फादर टॉम एंड 800 अदर्स अटैक द पुलिस स्टेशन। 5-6-8 साल के बाद यू विल कीप पिकिंग अप पीपल फ्रॉम दोज विलेजेस, इसलिए कि वो 800 अदर्स में है, नाम नहीं है उसमें, नाम नहीं देते। सही है मेघनाथ, ये टैक्टिक है। तो बेचारा वो केमिस्ट्री प्रोफेसर जो हमने मिलने के गया उनकी लॉयर के साथ कोरापुट जेल में, मैंने पढ़ा पूरा उनका चार्जेस। एक चार्ज डेकॉइटी, ये सब स्टैंडर्ड स्टफ है। एक चार्ज मुझको मिला, थेफ्ट ऑफ अ बफलो। बेचारा वो शहर का आदमी है, मुश्किल से गाय और भैंस का फर्क बता सकते हैं। थेफ्ट ऑफ अ बफलो। Actually, a man is in jail under the charge of theft of a buffalo, a professor of chemistry. वो लेके क्या करेगा यार बफलो? तो मैंने डीजीपी को से पूछा ये क्या बात है। आई थिंक ही हैड जस्ट स्टेप डाउन, तो इसलिए थोड़ा ही सेड, साइनाथ जी आपको समझ नहीं आते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड। ये लोग सब रोग्स हैं। जब हम सिर्फ वो 3-4 चार्ज डाल के कोर्ट में लेंगे, वो जज उनको छोड़ देंगे, डिसमिस कर देते हैं। लेकिन जब हम 40-50 केस फाइल करेंगे, 30 सेक्शन 20 सेक्शन फाइल करेंगे, तो एक सेक्शन पे बेल मिलेगा तो दूसरा सेक्शन पे हम हैरेस करेंगे। इसलिए हम करते हैं। एटलीस्ट ही स्पोक विद ऑनेस्टी ना, उतना तो ऑनेस्टी तो बताया कि ही सेड आई डोंट केयर अबाउट बफलो। उसको क्या होगा, रवि जारिका और उनका हुएवर जो भी है, पता नहीं, बहुत साल हुआ वहाँ जाके, लेकिन जो भी है, आपका पूरा लाइफ इसी में जाएगा। कोर्ट में जाना, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना, पूरा आपको डीएक्टिवाइज कर दिया एक्टिविस्ट को, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स एंड यू आर ब्लीडिंग विद लॉयर्स। जब मैं ये लीगल स्टफ तो बता रहा हूँ, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैं लॉयर नहीं हूँ,
एंड आई थिंक यू एंड आई आर बोथ ग्लैड आई एम नॉट अ लॉयर. तो ये है, all this was before 2014, what I am talking about. The essential idea is court will dismiss the charges. आजकल अभी जर्नलिस्ट पिछले 2 साल में पत्रकार तक पहुंच गया. क्या अभी सेडिशन वेडिशन नहीं है, वो आउटडेटेड है. हमको MPLA के अंदर डाल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग. तो जर्नलिस्ट का एक ही प्रॉपर्टी है, उनका क्रेडिबिलिटी. उसको खत्म करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, विलिफिकेशन, गैगिंग बाय विलिफिकेशन. उसके बाद आपका वकील ही बोलते हैं यार अभी थोड़ी देर चुप बैठो, कुछ मत करो, इसको देखना है कि व्हाट ऑल वी हैव टू डू. देन many of these laws are pre 2004. UAPA जो है, I'm not going to talk about it at length, all of you know it, Father Stan knew it, and it 1967 law, लेकिन amendments लेके गया, amendments which made it much more stringent. Telegraph Act of 1882 बहुत important चीज़ है. ये आपका Telegraph Act, I'll tell you more about it as we go. Epidemic and Diseases Act, अरे 120-year-old act is being used against journalists. मैं जर्नलिस्ट और मीडिया को अलग रखता हूँ. ये एक कैटेगरी नहीं है. मीडिया तो मालिक है, इंस्टीट्यूशन है, पोर्टल है, रेडियो स्टेशन है, टीवी है, ये मीडिया है. जर्नलिज्म तो हम पत्रकार हैं. और ये एपिडेमिक एंड डिजीजेस एक्ट पे कोविड की समय सैम्यूल राजा पांडियन कोयम्बतूर में एक पोर्टल चलाता है, सिंप्लिसिटी सिटी पोर्टल कोयम्बतूर में. उसने एक स्टोरी किया. कोयम्बतूर जनरल हॉस्पिटल में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ PPE, मास्क, ये सब, सैनिटाइजर, कोट, acute shortage of PPE, and doctors and nurses are suffering. Obviously वो स्टोरी डॉक्टर और नर्स से ही निकला. रेड हुआ उनकी ऑफिस, अरेस्ट हुआ. उनका 2 साथिया था, वो भाग गया, absconding, declared absconder, and he was arrested under Epidemics and Diseases Act of 1897. Or who was the last journalist to be arrested under Epidemic Diseases Act 1897? बाल गंगाधर तिलक. तो फिर अभी आ जाइए 2013 ने बड़ा हंगामा से ये लैंड एक्विजिशन एक्ट तो सस्पेंड कर दिया, और जो ऑर्डिनेंस लाया वो उसको एक्टिवेट नहीं किया. एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया उनको कैसा बाईपास करने का, लोकल डेमोक्रेसी को कैसा अंडरमाइन करने का, पंचायती राज पैसा को सबको कैसा अंडरमाइन करेगा. SPV, special provision to special project vehicle, उससे you can acquire anything. SPV is like a corporation. कॉर्पोरेट जगत का शेप है उसका, कॉर्पोरेट का शेप है. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इट कैन होल्ड शेयर्स, इट कैन डू एवरीथिंग. तो
पता नहीं झारखंड में भी बहुत है एसपीवी। तो लोकल डेमोक्रेसी, पंचायती राज, ये सब आप बाईपास कर सकते हैं बाई पासिंग इन बाई, और वो गवर्नमेंट रूल्स हो जाएगा एसपीवी। कोई ऐसा फॉर ईच टाइम नया लेजिस्लेशन नहीं चाहिए। फिर और एक जो लॉज, लोकल डेमोक्रेसी के बारे में एक शब्द, कैसा चेंज हो रहा है स्टेट लॉज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। बिलीव इट और नॉट, सेक्शन 37 अमेंडेड एक्ट ऑफ पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर can sack a mukhia, can sack a sarpanch for not obeying the orders of the collector or the deputy collector. Section 37 of the amended Panchayati Raj Act, both Telangana and Andhra Pradesh. There are 8 other grounds under which they can be dismissed. मतलब एक छोटा सा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में एक छोटा सा जानवर कैन सैक एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर और एक एक्ट, ये भी नया नहीं है, 1984 से है, अभी बहुत अप्लाई हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। आप जानते हैं कि लेटेस्ट किसके खिलाफ ये चार्ज रजिस्टर किया? विमेन रेसलर्स, पहलवान है ना, विमेन रेसलर्स का बहुत चार्जेस था, और उसमें एक चार्ज प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, यूज्ड इन ऑल द Delhi violence cases, riots cases, used against the women wrestlers. At the same time, सेम आप एक तरफ आप इसको कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बुलडोजर्स चला रहा है। क्यों? लोएस्ट लेवल ऑफ लॉज, म्युनिसिपैलिटीज एंड लोकल बॉडीज, उसको भी आप मिसयूज कर रहे हैं, और उसमें भी अमेंडमेंट्स लाया बहुत जगह। योगी जी अभी जो कुछ करना है उनकी मर्जी, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो जुड़े हुए स्टैट्यूट्स, ईडी के साथ जो जुड़े हुए स्टैट्यूट्स, स्पेशली फेमा, फॉरेन एक्सचेंज का थिंग, PMLA 2002, ये स्टैट्यूट्स एंड स्पेशली PMLA इन अमेंडेड फॉर्म, उसको क्या हुआ? चैलेंज किया। दिस इज नॉट एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को, रूल्स को अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट upheld it, the amended statutes. फिर आजकल मैंने कहा पत्रकार लोग भी बहुत टारगेट हो गया PMLA का, उनके साथ NGO, नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड। एक हफ्ते नहीं हुआ जहां ईडी ने और IT दोनों सबमिट किया कि हर्ष मंदर जी का FCRA हम निकाल रहे हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज ए न्यूज कॉलमिस्ट। ये तो बड़ा क्राइम है टू फंक्शन एज ए न्यूज कॉलमिस्ट। पहली बार यह है कि ये जानते नहीं बेवकूफ क्या न्यूज क्या है। ही इज नॉट अ न्यूज कॉलमिस्ट, ही इज अ कॉलमिस्ट, ही इज अ कॉलमिस्ट। He doesn't cover news, he's not on the reporter's beat, nothing. तब भी the fact that he is part of the non-profit world, उनका एक institution का FCRA है, what does it have to do with his newspapers, with his writing about poverty and hunger
in the newspapers. Then criminal defamation. इससे आप देखो, और भी उसके अलावा उसे आगे आईटी एक्ट 2020 विद आईटी एक्ट ऑफ 2000 विद अमेंडमेंट्स ऑफ 2021, इसके नीचे प्रेस के लिए आप जो कुछ करना है कर सकते हैं. टेक डाउन नोटिस, सैकड़ों टेक डाउन नोटिस, अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, जो आपको पसंद नहीं करते आप कुछ को यू कैन डिस्ट्रॉय हिम. और ये आईटी एक्ट 2021 का अमेंडेड एक्ट परपेचुअल अमेंडमेंट्स, हर 6 महीने में कुछ नया लाते हैं उसको. फिर टेलीग्राफ एक्ट 1882 एंड उसमें ये लॉ, ये आईटी अमेंडेड एक्ट्स में ये भी ला गया. टेम्पोररी सस्पिशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज ब्रैकेट्स पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स इंट्रोड्यूस्ड. दो एक्चुअली वो आईटी रूल्स का एक्ट, द लॉ इज लिमिटेड बट द रूल्स आर अनलिमिटेड. जो रूल्स फ्रेम करते हैं ना लॉ के लिए, उसमें दे हैव गॉन वे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लॉ इटसेल्फ. फिर इसके अंदर आप देखिए, इट इज अंडर दीज एक्ट्स, it is under these acts that under these laws you are the number one in the world. You know how proud we are always number one. We are number one in the world. कुछ सारा इंडेक्सेस है जहां हम नंबर 1 फ्रॉम बॉटम है, लेकिन इंटरनेट शटडाउन्स में वी आर नंबर 1. 735 internet shutdowns since 2012. और वो 735 इंटरनेट शटडाउन्स 2012 से जो हुआ, उनमें से 421 सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में, 421 आउट ऑफ 735. और मेरा खुद एक कहानी बताता हूँ, हाउ टू डील विथ जर्नलिस्ट. अभी इंडिया इज 161 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 या 188 समझता हूँ, 180 या 188 देश में आप 161 तक गिर गया. और यूएन आप कभी भी पहला 50 रैंक में भी नहीं था, लेकिन अंडर अ कांग्रेस गवर्नमेंट यू फेल फ्रॉम 94 to 132 अंडर अ यूपीए गवर्नमेंट. देन आईटी रूल्स सब आए, फिर 1220 में 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उसने बताया इंडिया नाउ हैज फॉलन टू 142. बहुत हंगामा किया हमारा सरकार. ये सब कंस्पिरेसी है ना. पूरा दुनिया में हर देश भारत से जेलस है. हम इतना बढ़िया समाज है. तो ये हंगामा जब हुआ, सरकार ने हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेट, देश में नंबर 1 ब्यूरोक्रेट कौन है? यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी. उसने डायरेक्शन दिया
फतवा दिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। इस रैंकिंग जो हुआ ये सब बकवास है, उसको जवाब देना है, आप भी एक कमेटी फॉर्म करो। ये 12 गोरा लोग बैठा है पेरिस में, उनको क्या जानते हैं। लेकिन लेटर ने सिर्फ ये कहा, इट इज डिजायर्ड दैट a strong committee be formed to study the methodology and rebut this report, etc., etc. तो डायरेक्शन किससे आया? यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी टेक्स हिज ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन मैन। हमारा टाइम में 1.5 जन, I don't know which is half and which is one. But this, in our generation, they take their orders from 1.5 men. So it had to come from somewhere right at the top. यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी का और कुछ काम नहीं है क्या? एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट पढ़ने और जवाब देने का, ठीक है। तो फॉर्म कर दिया कमिटी। हाई DIG, DG, Director General, Press Information Bureau, Senior Deputy Secretary, Information and Broadcasting Ministry, जो भी उनकी मर्जी, एक 11 मेंबर कमेटी फॉर्म हो गया। इस बीच में किसी ने ब्यूरोक्रेट जिसका थोड़ा सेंस ऑफ कॉमन सेंस है या थोड़ा सेंस ऑफ मिस्चिफ भी हो सकता है, उनको पॉइंट आउट किया, जी ये प्रेस फ्रीडम के ऊपर है आपका कमिटी, अरे 1-2 पत्रकार भी ले लो कमिटी पे। यू नो व्हाट्स रॉन्ग इन हैविंग अ कपल ऑफ जर्नलिस्ट ऑन अ प्रेस फ्रीडम कमिटी। तो 2 लोग को अपॉइंट कर दिया। पहले एक बड़ा मशहूर एंकर, वेरी फेमस एंकर, मैं आपको नाम नहीं देता हूं इसलिए कि आई वॉन्ट यू टू गो एंड रीड व्हाट हैपेंड। हैव यू, वो बड़ा सुपर एंकर 2 मीटिंग अटेंड कर दिया पूरा। हाँ, फुल कमिटी का मीटिंग 4 हुआ और सब ग्रुप्स, 13 सब ग्रुप्स था उसमें। सब ग्रुप्स को एक भी जर्नलिस्ट नहीं लिया। तो हमारा सबसे और हमारा बड़े मशहूर एंकर वो 2 मीटिंग्स अटेंड कर दिया और एक अस्टॉनिशिंग अचीवमेंट था। वुड यू एवर बिलीव दैट एन एंकर, टेलीविजन एंकर, कैन सिट क्वाइटली फॉर 4 आवर्स? 4 मिनट बैठ सकते हैं बिना इंटरप्ट करने का या कुछ 4 घंटा साइलेंस में बैठा। तो ये बड़ा अचीवमेंट है, मैं मानता हूं। दूसरा जर्नलिस्ट मेंबर के लिए पता नहीं किसी अच्छा ब्यूरोक्रेट या बहुत मिस्चिवस ब्यूरोक्रेट मेरा नाम दिया, और मेरा नाम दिया ये ब्यूरोक्रेट, और पता नहीं कहाँ से आया यार। हो सकता है कि वो सोचा कि ये आदमी फार्मर सुइसाइड्स के ऊपर बहुत कुछ लिखा कांग्रेस के खिलाफ, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। मैंने 20 साल यूपीए कांग्रेस को अटैक कर रहा था, अगर दूसरा फॉर्मेशन आके वही काम करते हैं तो उनको भी अटैक करना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो हमसे अप्रोच किया, मैंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस लिया। ये हाई पावर्ड कमेटी भाई साहब, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ने ऑर्डर दिया सेटअप करो इसको, तो ये मैंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस किया। इफ यू आर हैविंग अ कमिटी जस्ट टू रिबट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स चलाते हैं, अगर आपका एम
सिर्फ उनको रिबट करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इफ वी आर लुकिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. 12 जैसा आपने बताया 12 गोरा लोग बैठे हैं पेरिस. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे थिंक. If you are saying we will have a press committee on freedom of expression and press freedom as experienced by Indian journalists, then I am on your committee. वो एक्सेप्ट कर दिया. इस बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं. Both of us knew the dance, both of us did our dance. वो पहला मीटिंग में मैंने रेस किया. Chairman of meeting said, of course sir, what Mr. Sainath is saying is very important. नोट कर लीजिए. बहुत नोट किया जो मैंने कहा. एक शब्द रिपोर्ट में नहीं आया. और वो भी जानता था और मैं भी जानता था कि ये नहीं आने वाला रिपोर्ट. लेकिन मैं क्यों बैठा हूँ वहाँ? इसलिए कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू, ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव अप्रोच रिकॉर्ड पे रखने का. उससे पहले भी बहुत कमिटी में मेरा रोल था डिसेंट नोट देना है. बीपीएल एक्सपर्ट कमिटी 2008 मनमोहन सिंह ने रिक्वेस्ट किया. मैंने गया. मैं जानता हूँ वो लोग सब जानते था, लेकिन उस कमिटी का चेयरमैन बढ़िया आदमी था, एनसी सक्सेना. मेरा डिसेंट के साथ वो सहमत था डिसेंट के साथ. एनीवे, इसमें क्या हुआ? सो whatever I would say, I criticized on Kashmir. I said, देखो हमने हियरिंग्स करेंगे जिसमें कश्मीरी जर्नलिस्ट को हियरिंग्स में लाइए. Let us bring them. Let them tell us. Because there were people saying security forces are doing a good job in Kashmir of protecting journalists. तो एनीवे, तो हर 4 मीटिंग में, और मैंने आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो मीटिंग सब जूम पे हुआ, कोविड टाइप पे. मैंने रिकॉर्ड कर लिया. आई एम द ओनली पर्सन हु स्पोक इन द मीटिंग्स अदर देन द चेयरमैन एंड द एंकर. तो साइलेंट, वो स्टैचू बन गया वहाँ. और वीडियो में भी नहीं आया वो. ठीक है. फिर सब ग्रुप्स चलाया. आप जानते हैं इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. सब ग्रुप से ये आई लर्न दिस. कितना कानून है इस देश में जो मीडिया को इफेक्ट करते हैं. उनका लिस्ट है 54. ये टेलीग्राफ एक्ट से, फ्रॉम 1832 टेलीग्राफ एक्ट ऑनवर्ड्स, द 54 लॉज. लेकिन जब मैं मित्रों को दिखाया नालसार हैदराबाद में, वो और 24 कानून. अभी लिस्ट है 78 लॉज एंड रूल्स affecting affecting media in the country. Then report, अब एक बड़ा साइलेंस हुआ. ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट चल रहा था. कोविड का सेकेंड वेव, किसान आंदोलन सब चल रहा था. तो किसान आंदोलन चल रहा था. एंड दिसंबर 2020 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मिला जो हम सब मेंबर्स था. अच्छा, वो सुपर एंकर चले गए तो उसका रिप्लेसमेंट दो जन और लाया. इसलिए कि जब आप हेवी वेट को निकालेंगे तो 2 मिडिल वेट चाहिए ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए और मुझको साइलेंस करने के लिए. वो भी अचीवमेंट था कि उन दोनों भी एक शब्द नहीं बोला रिमेनिंग 2 मीटिंग्स में. आई हैड द फ्लोर टू माई सेल्फ. देन
और जो भी मैं कहूं ये वो कहेगा चेयरमैन इंपॉर्टेंट, नोट इट, नोट इट। वो भी जानता था, मैं भी जानता था। ये ईच ऑफ अस इज डूइंग द डांस विच वी लर्न मेनी टाइम्स इन मेनी ईयर्स। वी बोथ न्यू द डांस। फिर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट पहुंच गई। ड्राफ्ट रिपोर्ट का सबसे पहला पेज, सबसे पहला पैराग्राफ, एक्नॉलेजमेंट्स, इज फुल ऑफ फ्लैटरिंग प्रेज ऑफ मी। इसलिए चाहते हैं कि मैं ये पढ़ के रिपोर्ट को ओके कर देता हूं। हाँ, तो आर profound gratitude and thanks to P. Sainath जी blah 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 ये सब बोल के लिख लिया। फिर ये the most important two things were immediately discernible in the draft report। 45 पेज में कहीं भी ये शब्द नहीं देखा ड्राफ्ट। Never did they use the word draft, not even on the cover, because they meant that उनको वो चाहते हैं कि ये फाइनल रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट में मैंने सर्च किया, पीडीएफ पे सर्च किया मैंने। A report on press freedom does not have anywhere the word dissent, does not have anywhere the word censorship। Press freedom you can discuss without discussing censorship, without discussing dissent। Arrests of journalists, कुछ नहीं, no। I found 40 words central, 24 words central to press freedom which don't occur in the 45 pages. What does occur in the 45 pages? Security forces are playing a heroic role in protecting the security of journalists in Kashmir। ये है, ऐसा था। तो मैंने एक नोट लिखा इन द होप दैट इट वुड गेट इन। जब एनसी सक्सेना कमिटी चेयरमैन था तो मेरा नोट तो गारंटीड पब्लिश होगा, लेकिन यहाँ मैंने एक नोट लिखा और उसको डिसेंट नोट नहीं कहा, इंडिपेंडेंट नोट का, होपिंग दैट उस प्रेस के अंदर वो दे विल पब्लिश द नोट। साइलेंस मैंने 3 बार दिखाया। और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री मेरा है, मेरा माय पर्सनल ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। 3 बार मैंने नोट सबमिट करके क्या हुआ, हाई पावर कमिटी डिसअपियर्ड, इट सीज टू एग्जिस्ट। अरे यार टेप सब है मेरे पास, ईमेल सब है मेरे पास, और दूसरे मेंबर से भी आप बात कर सकते हैं। मे बी द एंकर हैज रिकवर्ड हिज स्पीच। तो दिस इज ऑल दिस इज पॉसिबल। बट फिर मैंने बार बार लिखा, एक ईमेल लाइन आया एक जूनियर पीआईबी ऑफिसर से, सर आई वॉज ऑन टूर, I just saw your, it is not she who is supposed to see it, it's supposed to be the chairman and the committee. Let's see them. Anyway, we'll reply very soon. उसके बाद email ID disappear हो गया. First, so the report disappeared, the committee disappeared, the email ID disappeared. अरे मेरा जनरेशन का मित्रों ऐसा इरिटेटिंग लोग हैं, हमारा जेएनयू बैचमेट सब। मैंने कंप्लेन कर रहा था, ये अनिल चौधरी ये सब हमको ये क्या, अरे यू ऑट टू बी ग्रेटफुल टू मिस्टर मोदी, दे डिसअपियर्ड द रिपोर्ट नॉट द रिपोर्टर। ये हमारा मित्र है यार, क्या करो, व्हाट डू आई से अबाउट सच फ्रेंड्स। देन इसमें then no newspaper wrote an editorial,
कुछ न्यूज़पेपर्स तो न्यूज़ आइटम दिया कि ये रिपोर्ट था, ड्राफ्ट रिपोर्ट, quoted extensively from the draft report, which is not a report because all of us have not signed it. फिर the country's best RTI journalist, he filed 2 RTIs और उसको जवाब मिला. उसने सिंपल 8-10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस उसने. A, does such a committee exist? B, has it met? And आगे questions, minutes of proceedings. सवाल नंबर 1, yes, committee exists in the name of Index Monitoring Cell 2020. Yes, 4 full meetings of the full committee and meetings of the subcommittees. Questions 3 to 9 or 10, not our department. ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है. That is the best RTI journalist, I promise you, in the country. Then, तो वो हो गया, रिपोर्ट चली गई. Back to our laws. Section 144 CRPC. इसके अंदर आप जो कुछ करना है मन में आप कर लीजिए. Whatever you want to do, you do. फिर Essential Services Maintenance Acts, which criminalize strikes. जब कोविड आया, आपने ये 4 बहुत सारा ऑर्डिनेंसेस लाया. सबसे पहले गुजरात और उत्तर प्रदेश. Increasing the work of the worker from 8 to 12 hours. You could make a person work for 12 hours, not 8. But वो 4 घंटे के लिए ओवर टाइम रेट नहीं मिलेगा, प्रो रैटा. पहला 8 घंटा को कितना मिला पर घंटा, एडिशनल 4 घंटा में भी उतना ही मिलेगा. फर्स्ट ऑर्डिनेंसेस के गुजरात, उत्तर प्रदेश. You are setting back international and national labor law by 100 years. 1918, in fact 1888, I think, the 8-hour day comes in first in the US, then all around. You set labor law back by 100 years, more than 100 years. And then प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच दिया 1-2 महीने पहले. ये कॉलोनियल राज का कानून फेंकना चाहिए. ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी फेंक सकते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा जो लिया है. एनीवे, छोड़ो. आई एम अ बिलीवर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and I think the most important task for all of us is to defend that constitution before it is destroyed. लेकिन उसने कहा स्पीच में, we should throw out all these old colonial laws. He is standing there and saying this when a few months earlier one of those antiquated colonial laws, Epidemic and Diseases Act, not only they use it against Samuel Raja Pandian, not only they bring an amendment to make the law more stringent. बहुत सारा colonial laws में और stringent कर रहे हैं ये लोग. और जो कुछ provisions था colonial laws में जो कभी use नहीं किया, अभी वो use कर रहे हैं. आपको एक take then Supreme Court upheld all the PMLA money law amendments, तो वो uphold किया. Sedition जब आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, they waffled. अभी लॉ कमीशन सजेस्ट कर रहा है कि सेडिशन लॉ को और स्ट्रिंजेंट करो. Not only is it desirable, you should make it more stringent. ये लॉ कमीशन. Then
देखिए कोविड-19 पीरियड में जब मैंने वो रिपोर्ट का जवाब लिखा, I don't know, maybe 100 FIRs against journalists and activists in a very short period of time. In a very short period of time. जुबैर अहमद, ये जुबैर नहीं जो अभी सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो जुबैर नहीं, अंडमान आइलैंड्स का एक जुबैर अहमद, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, उसको गिरफ्तार हो गया। क्यों? एक ट्वीट के ऊपर। और ट्वीट में क्या लिखा, सही रिपोर्ट किया, एक फैमिली जिनका एक मेंबर कोविड क्वारंटाइन में चले गए, और वो फैमिली, दे स्पोक टू दैट फैमिली मेंबर ऑन फोन, द एंटायर फैमिली वाज प्लेस्ड अंडर क्वारंटाइन, दे हैड नॉट बीन विद हिम फॉर वीक्स। So Zubair ने ये लिखा, why should someone be put under quarantine for speaking to a COVID victim on phone? गिरफ्तार हो गया उसका, एंटी नेशनल ये सब। देन IT रूल्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आर्टिकल 370, देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट अब तक पोजीशन नहीं लिया, अब तक यू हैव नॉट गॉट। लेकिन देखिए ये बहुत सेलेक्टिव अप्रोच ऑफ जुडिशियरी हो रहा है। नाउ सिद्दीक कप्पन जब अरेस्ट हुआ, 2 महीने के लिए वकील के लिए एक्सेस नहीं था, 2 साल पड़ा। और ये सब क्या है? प्रोसेस इज द पनिशमेंट। हाँ, जैसा वो डीजीपी कहा, वो जज तो आपको एक्विट करेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पनिशमेंट बाय प्रोसेस। 6 साल, 2 साल पड़ा बंधु ये कप्पन। और जब उनको कोविड हो गया, हॉस्पिटल लाके, हॉस्पिटल बेड में चेन करके एक बॉटल और एक बकेट दिया और बोला आप बाथरूम नहीं जा सकते, आप पेशाब करने के लिए नहीं जा सकते, पेशाब बॉटल में करो। एक्चुअली दिस गॉट रिपोर्टेड मर्सीफुली, कुछ इन अ फ्यू प्लेसेस। ये सिंपल फ्रीलांस जर्नलिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड ग्रेट इंटेग्रिटी, इसको ये हो गया। 2 साल he spent almost without trial, without anything, without any mercy. IT रूल्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आर्टिकल 370, सिद्दीक कप्पन में आप 2 साल बैठिए, 3 साल बैठिए। अर्नब गोस्वामी का बेल एप्लीकेशन 10-12 घंटा में हो गया। He had, there is no fairness in this. Where is the fairness? Where is the judicial balance? Why is one journalist more privileged than another who had to wait 2 years, including undergoing torture, by being chained to a hospital bed? So judiciary, but when anyone criticizes any of this, the judiciary at various levels initiates contempt proceedings against comedians. कुणाल कामरा और लोग भी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं, या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जो भी कोर्ट से वो आ जाती है। देन 2022 एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अभी जर्नलिस्ट को जो एक्रेडिटेशन मिलता है, जिसके बिना आप मिनिस्ट्री को एंटर नहीं कर सकते हैं, मंत्री के पास नहीं जा सकते हैं, अभी वो 2022 गाइडलाइंस में
they can suspend the accreditation. अगर आप, जैसा हमारा पुरुषोत्तम बैठा है, पत्रकार है, अगर उनके पास अगर उनके खिलाफ जो भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का चार्ज है, दे कैन रिमूव हिज एक्रेडिटेशन. एक जमाने में पुरुषोत्तम, एक 17 केसेस उनके खिलाफ था, एक टिम्बर माफिया ने डाला, राइट, टिम्बर माफिया ने डाला. तो अगर आज होगा तो आपका एक्रेडिटेशन चले जाएगी. नो नीड ऑफ प्रूविंग एनीथिंग. कोर्ट में भी नहीं गया. अगर आपके पास वो चार्ज है, वो चार्ज सब were all thrown out, but the punishment is there. The person is 2 years in jail, Siddiq. Yeah? But for privileged journalists who are with the government, they get bail, no problem. The government, now अभी भी जो बिहार तमिलनाडु का वो फेक वीडियो बनाया, बिहार वर्कर्स लिंच्ड इन तमिलनाडु, मर्डर्ड इन तमिलनाडु, बिल्कुल फेक है. उनके खिलाफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चार्ज दर्ज की. और तमिलनाडु सरकार का लॉयर है कपिल सिब्बल. कोर्ट ने कपिल सिब्बल को इंटरोगेट किया. मैं समझता हूं कि वो सही है. यू शुड इंटरोगेट द प्रोसिक्यूटिंग पार्टी वेरी as much as you interrogate the defendant party. They asked Kapil Sibal, ये कैसा हो सकता है, why do you have to take such an action so fast, etc. or all sorts of things. I don't even remember all the questions. Lekin when it came to Arnab Goswami, it was a very different case. Nobody had to be heard. His lawyer goes to a court and the court immediately says something. Yeah. Then there is the gouging by extra legal means, by violence. Non-state actors, जो सरकार नहीं है, जो स्टेट एक्टर नहीं है, लेकिन नॉट मियरली टॉलरेट, सरकार और स्टेट उन लोगों को टॉलरेट नहीं करते हैं, एनकरेज करते हैं. And a lot of governance is done through coercion and violence. So you have different fronts for everything. VHP looks after temples. Maximum tension on the temple front. Violence, all that. Bajrang Dal, love jihad, और ये सब, और anti cow slaughter. बीजेपी अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को उठा रहे. सो दीज आर एक्स्ट्रा लीगल एक्टर्स हु आर, एंड अटैक्स ऑन बॉलीवुड. एक जमाने में मीडिया बॉलीवुड को कवर करते, आजकल एक टुकड़ा को कवर करते हैं. केरला स्टोरी को कवर करते हैं, आदि पुरुष को कवर करते हैं. लाइक अटैक्स ऑन इंडिविजुअल्स. जब मैंने कुछ महीने पहले, ये हर बार होती है, आई सेड VHP एंड टेम्पल्स, बजरंग दल एंड लव जिहाद. लोग पूछते हैं सर ये सब एक ही है ना, RSS, BJP, VHP, बजरंग दल. मैं नहीं मानता हूँ. मैं समझता हूँ कि ये उसका एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. एंटी काउ स्लॉटर लॉ जो लाया कर्नाटका में, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग विद इट. उसमें क्या क्या प्रोविजन, यू कैंट गो टू कोर्ट, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल परव्यू, नो सिविल कोर्ट्स. किसान आंदोलन का 3 कानून, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कोर्ट्स, outside the purview of the civil judiciary. Even Supreme Court you cannot go to. Old colonial provision brought into play. NCRT किताब, एक तरफ कोअर्शन, वायलेंस, दूसरी तरफ सरकारी कमिटी ने सब, अरे मैं हमको भी निकाल दिया NCRT से यार. ड्राउट और क्लाइमेट चेंज पे जो मैंने लिखा विदर्भा से, वो सब हटा दिया.
लेकिन मैंने ड्रामा नहीं किया, मैंने उनको लिखा कि आई एम प्राउड टू बी इन द कंपनी ऑफ चार्ल्स डार्विन। उनको भी मारा। और देखो ये सब 2018 में स्टार्ट हुआ, जब सत्यपाल सिंह जूनियर मिनिस्टर था एजुकेशन का, जूनियर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ। सत्यपाल सिंह तो हमारा पुलिस कमिश्नर रहा, पुणे एंड मुंबई। मेरा घर है मुंबई में, मैं तो मोस्टली नोमैडिक हूँ, लेकिन घर है मुंबई में। और सत्यपाल जी ने लखनऊ में स्पीच किया और पार्लियामेंट में स्पीच किया। चार्ल्स डार्विन इज रॉन्ग, साइंटिफिकली रॉन्ग। और उसका एविडेंस क्या है, सबूत क्या है? हैज एनीवन गॉन इनटू द जंगल एंड सीन एप्स टर्न इनटू मेन? तो उस समय में भी मैंने जवाब दिया उसको पोलाइटली। मेरा पुलिस कमिश्नर रहा और उसी ऑडिटोरियम में लखनऊ में, जहां उनका कॉन्स्टिट्यूंसी था उस साइड यूपी में, मैंने कहा देखो ये सच है, ये इररेफ्यूटेबल है। कोई भी आदमी या महिला नहीं है जो जंगल में जाके वी वॉच्ड एप्स टर्न इनटू मेन। बट we can argue that it's possible because currently we are watching men turn into apes. तो ये भी है। लेकिन मैं भी रिसेंटली मैंने कहा, जब एनसीईआरटी से निकला, मैंने कहा देखो मैं ये गैंग जो कर रही है ना एनसीईआरटी, मेरा नाम है उनके लिए टेक्स्ट बुक टुकड़े टुकड़े गैंग। टेक्स्ट बुक को टुकड़े टुकड़े करते हैं ना। तो ये लोग, मैंने चार्ल्स डार्विन को एक ट्वीट दिया, मर गया बहुत एक सेंचुरी पहले, लेकिन मैंने कहा देखो माई फेथ इन डार्विन इज शेकन बिकॉज डार्विन्स आर्ग्यूमेंट क्या था? एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर। लेकिन अगर आप यू विल ड्राइव मी टू वायलेंस इफ यू आर्ग्यू दैट दिस टेक्स्ट बुक टुकड़े टुकड़े गैंग एंड आई हैव अ कॉमन एंसेस्टर। मैं नहीं मानता हूं। कैसा मान सकते हैं? दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज। तो आई हैव डेवलप्ड सम डाउट्स इन डार्विन। नाउ इन the media and corporate ownership gagging, very effective gagging. देखिए, most censorship happens in the newsroom where they kill your story saying ये अपील नहीं है, न्यूज़ नहीं है, ये नहीं है। अभी कॉर्पोरेट ओनरशिप पूरा हो गया। कॉर्पोरेट ओनरशिप, Who are the owners of the media? वो ही अंबानी, वो ही अडानी। देश का सबसे बड़ा मीडिया मालिक है मुकेश अंबानी। अभी अडानी भी उसका थोड़ा जेलस हो गया, एनडीटीवी को खरीद लिया और ब्लूमबर्ग क्विंट को लिया। वहाँ भी एक रेस चलेगा। और when this media is owned, Mukesh Ambani does not know how many television channels he owns. मैं बता सकता हूँ उनको, वो नहीं जानते, इसलिए कि इतना है। नेटवर्क 18 बिगेस्ट बुके। अरे जो आप लोग देख रहे हैं ईटीवी हिंदी, हाँ ईटीवी उर्दू, ये सब रामोजी राव का तेलुगु ग्रुप नहीं है। 15 साल पहले ये सब बिक गया अंबानी साहब को। सिर्फ तेलुगु चैनल्स ऑफ ईटीवी आर रिमेनिंग विद रामोजी राव, बाकी सब चैनल्स आर विद मिस्टर अंबानी। उसमें क्या पुरुषोत्तम 19 चैनल था और 5 तेलुगु, रफली वही फिगर ना। तो ये सब इनका। अभी देखो कितने लोग हटा दिया एनडीटीवी से, रवीश कुमार,
और जितना फर्स्ट क्लास एंकर्स, रीडर्स, रिपोर्टर्स था वो सब गया। और एक बात हुई कोविड की टाइम में, देखो जो मालिक है ना, अंबानी एंड अडानी, मीडिया इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देयर एम्पायर। उनकी उनकी राज में मीडिया एक छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। उन मीडिया के साथ आप बार्गेनिंग करेगा सरकार की तरफ दूसरी इश्यूज पे, तो आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल का, या छत्तीसगढ़ का 79,000 स्क्वायर फीट ऑफ फॉरेस्ट जैसा मिल गया, ये सब हो सकता है। तो इफ आई एम द मीडिया ओनर एंड आई एम गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन माई अदर इंडस्ट्रीज, हमारा देश में जितना अरबपति हैं 169 अरबपति फोर्ब्स लिस्ट में मिलता है आपको। आप फोर्ब्स वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। फिर इफ आई एम मेकिंग बिलियंस, मोस्ट ऑफ द मनी ऑफ दीज पीपल इज कमिंग फ्रॉम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, पब्लिक रिसोर्सेस, गवर्नमेंट हैज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, समझे? तो व्हाई विल आई अलाउ यू एज अ रिपोर्टर to do bloody stories against Vishwaguru when I am earning billions of rupees from saying everywhere that Vishwaguru is the greatest guru who ever lived? Why will I allow you? Talk common sense. It's not going to happen. So, ये भी है। Then, कोविड टाइम में मोदी सरकार ने एक एक्शन अनाउंस किया, वेयर आई प्रेज देम, आई फुल्ली सपोर्टेड दैट एक्शन। क्या एक्शन रहा? पहली बार हमारा इतिहास में मीडिया को एसेंशियल सर्विस बना दिया। कभी भी हुआ नहीं मेरे ख्याल में। दैट डे आई थॉट हो सम गुड ब्यूरोक्रेट इज सिटिंग समवेयर, लेकिन हमको ये मिल गया। इसेंशियल सर्विस का मतलब क्या है? आपका जॉब प्रोटेक्टेड, किसी ने आपको बंद नहीं कर सकते। और क्या हुआ उसके बाद? कोविड टाइम में बड़े बड़े कॉरपोरेट मीडिया 3,000 से अधिक पत्रकार सैक किया, रिट्रेंच किया, और सरकार ने कुछ नहीं किया। वो डील था, इसलिए कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सरकारी एडवर्टाइजिंग को भी कवर करती है। आप अक्टूबर 2020 में देखिए, उत्तर प्रदेश का मीडिया पहला एक महीना जो लाश पड़ा है गंगा के किनारे पे, अच्छा कवर किया। फिर दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, दोनों एडवर्टाइजिंग बंद कर दिया, गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बंद कर दिया। फिर भी एक अखबार कंटिन्यू किया, उसका नाम था दैनिक भास्कर, और देखो उनको क्या हुआ। ईडी सीडी बीडी पूरा अल्फाबेट का रीड हो गया। और अभी भी वो केसेस चालू हैं, और वो भी चुप होना, चुप ही पड़ेगा, और क्या करेगा? तो ये स्थिति है। इसेंशियल सर्विस बता के भी दे डिड नॉट स्पेयर अस। तो देन आप देखिए, कोविड जब आए और नो न्यूज़पेपर हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज सैक्ड 65 जर्नलिस्ट, दैट इट हैज सैक्ड 83 जर्नलिस्ट। देखिए, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया और बहुत सारा विक्ट्रीज हुआ, बट दिस पीपल आर सो पावरफुल, they are corporate leaders, they are media owners, they don't give a damn for the Supreme Court, they violate openly contempt of court and nothing. Bachawat, Palekar, हर wage board announcements, Supreme Court upheld the wage board, तब भी ये लोग implement नहीं करते। फिर
प्रेस काउंसिल ने एक कमेटी बनाए, हाँ जी, फिर मैं भी एक वहाँ बैठा, लेकिन इस बार बहुत सारा सब पत्रकारिता है, सब कमेटी है। सो हमने एक सर्वे बना के क्वेश्चनर भेजा न्यूज़पेपर्स को, प्लीज टेल अस हाउ मेनी पीपल यू हैव रिट्रेंच्ड, हाउ मेनी पीपल हैव सडनली रिटायर्ड, हाउ मेनी पीपल हैव वॉलंटरीली रिजाइन्ड। एक भी रिप्लाई नहीं आया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा जवाब दिया, लॉयर दिया, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, freedom of press comes under press council, staffing, hiring, laying off, that you can take to the labor tribunal, we are not obliged to reply. Arey, when you are losing your job, if journalists are losing their jobs, surely it impacts on press freedom. If journalists are so easily, yeah, they said it has nothing to do with press freedom, press council has no purview, no right. ठीक है। और देखो कैसा, देखो आपका अखबार, योर न्यूज़पेपर वर्ल्ड, आई नो आई हैव शॉट अ लिटिल टाइम मोर, 5-10 मिनट मैं बताता हूँ। आपका ग्रामीण भारत कितना कितना जगह मिलती है अखबार में। नेशनल डेली, CMS सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज दिल्ली ने 5 ईयर एवरेज दिया हमको, एक स्टडी किया और मैंने रिक्वेस्ट किया आपका टेबल्स एक्सट्रैक्ट करके दे दो, ओल्डेस्ट मीडिया स्टडीज बॉडी इन द कंट्री। फिर ये नेशनल डेली तीन हिंदी अखबार, 3 अंग्रेजी अखबार, 3 हिंदी चैनल, 3 अंग्रेजी चैनल, सबसे बड़ा उसको लिया। और उसमें ये नेशनल डेली का मतलब क्या है? नेशनल डेली का डेफिनेशन भी अलग चीज है। नेशनल डेली इज एनी डेली दैट हैज 1 एडिशन कमिंग आउट ऑफ दिल्ली। तो पायनियर, पता नहीं सर्कुलेशन 5,000 या 10,000, वो भी नेशनल डेली है, इसलिए कि दिल्ली में एक एडिशन। जो अखबार दिल्ली में एडिशन है वो नेशनल डेली है, बाकी हम सब एंटी नेशनल है। फिर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द नेशनल डेली, 5 ईयर एवरेज, ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एवरेज नेशनल डेली, ग्रामीण भारत को मिलता है कितना जगह? 0.67%। जनसंख्या कितना रहता है ग्रामीण भारत में? 6-7%, 67%, 69% एक्चुअली, 69%, और उनके लिए मिलता है 0.67%। इस देश में, हमारा मीडिया में बहुत सारा बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स है, बहुत सारा पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट्स है, बहुत सारा स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट्स है, बहुत सारा मोदी करस्पॉन्डेंट्स है, और लेकिन एक करस्पॉन्डेंट नहीं है फुल टाइम फील्ड रिपोर्टर ग्रामीण भारत के लिए नेशनली, एक भी नहीं है। जब मैंने पत्रकारिता एंटर हुआ 1980 में, हर अखबार के पास लेबर रिपोर्टर था, लेबर करस्पॉन्डेंट। आज कहीं भी आप जाके पूछिए लेबर, वो एडिटर कहेगा ये किस चिड़िया का नाम है, लेबर करस्पॉन्डेंट नहीं है। जब मतलब योर मीडिया इज टेलिंग यू 75% of the population do not make news, okay, except in election year. When they make news, they make history also. Why is this? Because your media moved from freedom struggle mode
In the freedom struggle, your media, your press was the child of the freedom struggle. Who were your journalists? Ambedkar, Gandhi, Bhagat Singh. Many people don't know that he was a professional journalist who wrote in 4 languages. He wrote in 4 languages in dozens of magazines. In prison, he learned, he taught himself Persian, 5th language. He checked out 312 books from the prison library, and you can see his notations on them. Okay? And all this he did before he died at age 23. I'm telling young journalists, this is the person who should inspire you. I started journalism at age 23. Look at the body of work he left. Okay, these were your journalists. Your media was based on freedom struggle, national interest, public interest. When it moves from the hands of individuals, freedom fighters, it moves to business houses, now corporate ownership. जब मीडिया का मटेरियल ओनरशिप बेसिस बदल जाती है, उनका मॉरल यूनिवर्स भी बदल जाती है. हाउ कैन इट नॉट बी? Can Arnab Goswami have the same morality as Mahatma Gandhi? So I'm saying you cannot. This is the fact. So ये change हुआ, and corporate media's owners include beneficiaries of billions of dollars of government contracts. Why will they go against the government? They won't. Then big money, the biggest issue in this country is asamanta, inequality. 169 billionaires अभी, अरबपति, और ये 169 people आपकी जनसंख्या में 0.000014% है, और इस 0.000014% में we have the wealth equal to 20-22% of our GDP. अगर इनके ऊपर 10% वेल्थ टैक्स लगाएंगे, आपको NREGS 32 साल तक चला सकते हैं वो अमाउंट पे. लेकिन हमने वेल्थ टैक्स मोदी जी ने अबॉलिश कर दिया 2016 में. तो ये 169 के अंदर और कंसंट्रेशन है. जो सबसे ऊपर है 5, the 5 at the very top, they account for 30% of the wealth of the total 169 billionaires. समझ गए? और ये 5 है, कौन है? अरे ये 5 तो बहुत, ये तो टेस्टिमनी टू हार्ड वर्क. कैपिटलिज्म का अर्थ, कैपिटलिज्म का मैसेज ये है कि anybody can be Ambani if you work hard enough. Right? मैं तो कामचोर हूँ यार, I cannot work that hard. तो लेकिन the top 5 hard-working people who have 30% of the wealth of the billionaires, which is 700 billion, by pure coincidence, entirely coincidence, all 5 are Gujaratis. अरे मानना पड़ेगा, गुजराती लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं यार. हम भी हार्ड वर्क करते हैं कभी कभी. okay? मैं इसलिए हर महीने वो फोर्ब्स लिस्ट को देखता हूँ. एक दिन मेरा नाम भी आना चाहिए. तो लेकिन ये टॉप है, हमारा टॉप पोजीशन ग्लोबल इंडेक्सेस में. वी आर नंबर 3 in billionaires. Japan and Australia together don't have as many billionaires.
एज इंडिया। 1991 में $0 बिलियनर्स, 2008 में 8 बिलियनर, 2012 में जिस साल आपने सेंसस सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस आपने लगाया, उस साल $53 बिलियनर्स। जिस सेंसस ऑफ these two things, कास्ट, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में कास्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो इकोनॉमिक सेंसस तो दिया। 75% ऑफ रूरल इंडियंस, 75% ग्रामीण ग्रामीण भारतवासी, मेन ब्रेड विनर उनके घर में 5,000 या कम लेते हैं घर को, टेक्स होम 5,000 रुपीज और लेस। अगर वो 5,000 को 10,000 कर दे बाहर, फिर 90% ग्रामीण वासियों, they would, the main breadwinner in the family takes home less than 10,000। 8% है देश, 8% था जो 10,000 से ज्यादा लेते हैं। वो कौन है? ज्यादा से ज्यादा बिग फार्मर और ज्यादा से ज्यादा सरकारी एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज, वो ग्रामीण भारत में है। और लेकिन वो 8% अगर आप देखेंगे SC/ST को क्या है, वो आधा हो जाएगा। वो मेरा असेसमेंट है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट 8% उनका, बट आई एम सेइंग इफ यू विड्रॉ SC/ST दे हैव लेस देन हाफ दैट। और वो ही जॉब्स आप बंद कर रहा है पब्लिक सेक्टर में। सो देयर हैज बीन अ ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एंड अभी वी आर नाउ बिजी। आप दूसरा इंडेक्स को देखिए। हाँ, 2012 में 53 अरबपति, 2019 में कोविड से पहले, द ईव ऑफ कोविड, 19-20 का साल फाइनेंशियल ईयर, आपके पास $98 बिलियनर्स, $98 अरबपति। 1991 से 2020 तक $98 बिलियनर्स, मतलब हर साल का एवरेज था 7-8। लेकिन कोविड का पहला साल यू एडेड 42 बिलियनर्स इन 1 ईयर। कोविड का 1.5 साल में 66 अरबपति ऐड किया। और कौन था नया अरबपति? ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, ये लोग, ये है नया अरबपति। जो आपने 100 उस समय 166 बिलियनर था, वो 166 में सबसे बड़ा नंबर 32 हेल्थ सेक्टर से है, 31 मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन वो जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं, लेकिन समझो मैन्युफैक्चरिंग। 16 IT। हेल्थ केयर सेक्टर हैज बिकम नंबर 1 इन योर बिलियनर्स। कैसा हुआ? कोविड में लूटिंग जो हुआ, ऐसा ही हुआ। फिर we are rewriting our history. The Asamanta is the biggest threat to this society. You saw it in the Kisan Andolan. You saw the kind, many of the fundamentalist problems are coming because of inequality. You are able to make people think, अरे आप मेरे पास जॉब नहीं है, ये मुसलमान को देते हैं, ये बंगी को देते हैं, इसलिए I have stood in the queues of employment exchanges and asked people
why is it that you and I are here? Okay? So that ideology of hatred, it draws strongly from our many inequalities. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक चीज़ है, फिर सोशल इनइक्वालिटी, फिर जेंडर इनइक्वालिटी, अभी क्लाइमेट इनइक्वालिटी, वाटर इनइक्वालिटी, ये सब बढ़ रहा है. Our problems will get worse. Meanwhile, we are busy rewriting history, even of the freedom struggle. इसलिए मैंने एक किताब लिखा, 15 स्वतंत्रता सैनिकों के साथ इंटरव्यूज किया और 20 साल के विदिन 20 years डिफरेंट पॉइंट्स. किताब का नाम है लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम. किताब को ये कहना, और हिंदी में आ रही है अगस्त में, किताब को ये कहना कि आपका आज़ादी, इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी अलग चीज़ है, इंडिपेंडेंस जो है ये कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से आने वाले व्यक्ति उसने नहीं लाया आपको लाया इंडिपेंडेंस किसान, मजदूर, होम मेकर. इसलिए हमारा किताब में 5 women, there are 5 women in the book. There are in the book Dalits, Adivasis, OBCs, Kurmis who are between tribe and caste, and Brahmins, atheists. All of them are in the book. It shows you what a great struggle for freedom this country had. You know what all 15 of them say? Please do not confuse independence with freedom. All 15 of them say this. Captain Bao, legendary fighter of the Tufan Sena, Satara uprising में, जब मैंने, और किताब का पहला लाइन वो ये है, we fought for 2 things. We fought for freedom, we fought for independence, we achieved independence. Okay? One line he said everything. We achieved independence. Freedom is still the monopoly of a few. And for that, now where do we, और सरकार ने एक नया, और देखिए ये सब कोअर्शन से एक और फॉर्म ऑफ गैगिंग आती है, सेल्फ गैगिंग, सेल्फ सेंसरशिप. डर में या फियर, नौकरी निकलेगा, नौकरी जाएगी, या बजरंग दल ने हमको ख़त्म कर देंगे, उसमें से एक सेंसरशिप आती है. मुझको भी आती है जब मैं स्पीचेस देता हूँ, जैसा यहाँ किया. अरे मैं तो आई कांट चेंज एट दिस एज, जो मुझको कहना है मैं कहता हूँ. ऑर्गेनाइजर्स को कुछ मत हो, कुछ होना नहीं हो, चाहिए. आई वरी अबाउट दैट. I am already censoring myself. I am censoring myself. Because I worry about, I'll go off, you guys are here in Raj. It's much more difficult in BJP ruled states, believe me. But who knows what they do? I would say that we take the line of those freedom fighters. We fought for freedom and independence. We achieved independence. Now let us achieve freedom. And for that, सरकार ने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में 110 करोड़ अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव मेला के ऊपर 110 करोड़ एक्सपेंडिचर करके एक वेबसाइट है. उस वेबसाइट में एक फोटो नहीं है, एक कहानी नहीं है, एक रिपोर्ट नहीं है, एक कोट नहीं है लिविंग फ्रीडम फाइटर का. 200-300 जिंदा है, एक भी फोटो नहीं है लिविंग फ्रीडम फाइटर का. अरे बहुत सारा फोटो है, आप सब जानते हो किसका फोटो है. जो फोटो हर कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट में, जो फोटो हर रेशन कार्ड में,
जो फोटो आने वाले हैं इस देश में हर बस टिकट के ऊपर, लेकिन स्वतंत्रता सैनिकों का फोटो जो जिंदा है वो नहीं है। फॉरगॉटन हीरोज एक कष्ट, उसमें genuinely some are forgotten who should be remembered, a few are there who are best forgotten. छोड़ो उनको. So I would say, or yes, all the freedom fighters, you ask them, what is the best distillation? What is the main distillation, main essence of the idealism of the freedom struggle? They will tell you, Constitution of India. They said we fought for what that preamble says, but we also fought for what they didn't say it legally. They were telling me, and I was checking, all the things they were saying are there in the directive principles of state policy. Right to work, right to education. All this was this is what they fought for. Yeah. So your first step is to defend the Constitution. Your first action is to defend the fundamental rights and ask for all the directive principles that you and I support, 5 or 6, to become fundamental and enforceable rights. शैलेश भाई के लिए मैंने एक लास्ट लाइन बता रहा हूँ. कहाँ है शैलेश? हाँ. So शैलेश asked me, क्या कुछ होप नहीं है क्या? जहाँ भी मैं बात करूँ उस स्पीच के बाद एक आदमी जरूर खड़ा होके हमसे बताएंगे, साइनाथ जी आप कुछ शब्द ऑप्टिमिस्टिक शब्द बता सकते हैं? तो मैंने आपको बता रहा हूं, एक तरफ है फेक ऑप्टिमिज्म. फेक ऑप्टिमिज्म क्या चीज है? फेक ऑप्टिमिज्म, इकोनॉमी जीडीपी इज ग्रोइंग एट 10%, 50 महीने के अंदर पॉवर्टी विल डिसअपियर. ये फेक ऑप्टिमिज्म. सिनिकल पेसिमिज्म दूसरी तरफ है. सिनिकल पेसिमिज्म, मैं कहता हूं कि अरे यार कुछ सुधरेगा नहीं, मैं क्या करूं. दोनों देखो, अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट है बहुत लोग. अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट कौन है? बिल्डिंग का 50th फ्लोर से वो गिर गया और नीचे जाते समय हर फ्लोर पास करने में उसने कहा सो फार सो गुड. ये अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट है. पेसिमिस्ट है, अरे भाई मैं क्या करूं, लोग सुधरेगा नहीं, समाज सुधरेगा नहीं, कुछ सुधरेगा नहीं. दोनों एक ही चीज है. ये फेक ऑप्टिमिज्म और सिनिकल पेसिमिज्म का दोनों एक ही कंक्लूजन है, हमको कुछ नहीं करना है. अगर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 10%, व्हाई शुड आई डू एनीथिंग? पॉवर्टी विल वैनिश. अगर कुछ सुधरेगा नहीं, व्हाई शुड आई डू एनीथिंग? नथिंग विल चेंज. लेकिन फेक ऑप्टिमिज्म और सिनिकल पेसिमिज्म, फेक ऑप्टिमिज्म और सिनिकल पेसिमिज्म के बीच में एक टेरिटरी है, उसका नाम है होप. मैं वहां रहता हूं. और आपको बहुत होप, देयर इज प्लेंटी ऑफ होप अराउंड अस. देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल्स वो फ्रीडम फाइटर्स बोल रहे हैं, किसने पब्लिक में लाया 2019 में? CAA एजिटेशन, एंटी CAA एजिटेशन में बच्चे लोग, अंडर ग्रेजुएट्स पब्लिक में खड़ा होके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा था. I felt like crying.
हाँ, होप है नहीं क्या? That generation has taken that up. और देखिए, मेरे ख्याल सबसे बड़ा इंस्पिरेशन इस पिछले 2 साल में किसान आंदोलन, the biggest protest organized at the height of the pandemic. बीजेपी वाले ने हमको कहा, मैंने पूछा यार ये ऑर्डिनेंस आप लाया जून 20, व्हाई डू यू नीड टू डू इट नाउ? वो कहा वो लोग सब घर में बैठे हैं डर में, अभी क्या आंदोलन करेंगे, और दिखाया क्या आंदोलन किया। और किसान वर्ग ने हमको ये दिखाया the spirit and meaning of resistance. This was the biggest constitutional legal agitation, protesting against violation of the constitution by a government which had no business to pass law on agriculture. Agriculture is a state subject. Central government has no business to pass those laws. So the Kisans were defending the agitation, the constitution. They were defending every one of us because the laws removed the right to legal remedy. आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सिर्फ किसान नहीं, कोई भी नहीं जा सकते उन कानून पे। और उसके बाद 12-13 कानून में वही प्रेस लेके बिठाया। They've shown us something about it. We need to take that inspiration. And the Kisan log, they tore off the gags. They tore off the gags. They refused to be gagged by anybody. Dhanyavad. Thank you, P. Sainath ji. You have shown the truth to not only power and the power to be, but also to many of us in the audience that there is a lot of hope and a lot of things that can be done, and the onus is on all of us to tear that gag. We will take some questions from the audience because this has been a very thought-provoking session, very thought-provoking speech, and the facts and details which have been put in front of us. So we expect that there will be questions from the audience. So we hand over the mic, and we also hand over to our chairman of the session, Ronan, to conduct the question and answer session. Hi sir, my name is Abhishek. I work for Indian Express here, Indian Express newspaper. My question is, sir, how do you seriously engage with people who espouse things like bulldozer terror, or any member of, let's say, the current disposition or dispensation, and you, let's say you cover a beat, BJP beat, you go there, you don't like the hatred that is being propagated there, you don't want to talk about it, you don't want, but then you have to sit with them, you have to listen to that nonsense, but you have to also constantly engage with them. How do you engage seriously with them without not making sources at those places? You have to engage with them. When I was a politics reporter, I engaged with them. I engage with anybody. I'm a reporter. Okay. If I'm writing about the struggle of agricultural laborers in the villages, I engage with the landlord also. Okay. I engage with the landlord. In fact, it gives protection to the laborer that I engage first with the landlord. नहीं तो उनका ईगो हमारा गांव में आके उन लोग से बात किया. You have to engage. Second, I don't envy you because
as you said, you have to sit and listen to all that crap. Right? You have to do, but that is where you learn. You learn what this ideology is. It is equipping you to better explain it to your readers. It is equipping you to better explain it to your readers. I engaged with what's his, with that Satyapal Singh. I engaged with an entire generation of BJP leaders. Today it's the other way around. They will not want to engage with me. But if any of them I'm to speak to, I do that. Sir, एक follow-up question है इस पे कि when we see newspapers, we know that something is wrong what they are writing, but the newspapers allow them वो opinion piece. We see in New York Times में जब senator ने एक लिख दिया था कि जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद कि एक आर्मी छोड़ देना चाहिए इन protesters के against में, the black community within the newspaper protested, and the op-ed editor had to resign. I mean, with that extrapolation in India, we know that nonsense is being जो छप रहा है वहाँ पे. How do you engage that? No, your editors won't resign because your editors won't resign and don't have to resign. Your editors are all dead. The institution of the editor died 20 years ago in India. Tell me, if I ask you to name 10 editors, how many of them will be from the contemporary period and how many of them will be from 20 years ago? Of course, it will go 20 years ago. Exactly. So it's you're expecting from in a corporate media, you are not working as an editor, you are working as an executive. You are an executive in the corporate. You have to raise productivity. You are not required to be talented. You are required to deliver higher numbers. You are not required to be an intellectual. You are required to be a revenue big. The great achievement of corporate media in India and everywhere is to reduce journalism to a revenue stream. If covering you makes me money, I'll cover you. MediaNet, everything. If I'm covering you without making money, why the hell should I cover you? आपको क्यों जगह देना है? मुझको क्या है उसमें? That is the corporate ethic. Sir, एक छोटा सा question और not related to this. एक पारी जो the website that your founder, sir, उसमें is there any revenue stream coming from the people are paying for that? Have you seen an increase No. in the last few years? Number one, our revenue stream is what the BB model, begging bowl. Okay, we go around asking people to make donations, we run. Then some of the PARI senior editors, leaders, we work without money, and if we are earning something somewhere else, my book royalties, my published articles elsewhere, yeah, all of that goes into, and prize money. PARI has won 60 awards in 8.5 years. Express and Times together have not won so many. And it means we are winning one award every 52 days. And we have won about 50 lakhs in awards, and that goes back to PARI. Except where an individual reporter is a very needy person, or if it's a freelancer, we don't take it. So, yeah. I am Achinto Ganguly. With population, number of Nero's friends must have gone up. As the population increased, the number of Nero's friends must have gone up. Nero's guess,
Well, you know, actually, No, that's why my question is, I mean, since Nero's failure is presumably gone up, now do they keep, silent as they were, or have now become vocal as we saw in recent agitations? I think I should explain. प्रोफेसर इसने बात कर रहा है प्रोफेसर, एक डॉक्यूमेंट्री है नीरोज गेस्ट्स, और it was shot over my shoulder by a leading Bollywood filmmaker, Deepa Bhatia, and Bollywood editor. वो मेरे स्टूडेंट थी 25 साल पहले, और जो मैं लिख रहा था हिंदू में फार्मर सुइसाइड को, उसको बहुत एजिटेट हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई, तो उनका बॉलीवुड का काम छोड़ के ये किया 1 साल. She did this on farmer suicides, on inequality as the basis of the agrarian crisis. तो सर पूछ रहा है कि उस समय से मैंने उसका टाइटल मैंने कोई कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया वो फिल्म को. हम बहुत लोग लिखते हैं वी सॉ योर डॉक्यूमेंट्री, मैंने 10 पैसा का काम नहीं किया उस पर. I allowed them to shoot over my shoulder and accompany me. नीरो कौन था? एंशिएंट रोम में एक एम्परर था नीरो. उसने उसके बारे में बहुत कहानी था. नीरो प्लेड द फिडल while Rome burned, सब बकवास है. वो क्रिश्चियन चर्च का प्रोपेगेंडा था उस जमाने का. लेकिन उसका ही वॉज फेमस फॉर हिज क्रूअल्टी. आजकल मैं देखता हूँ हमारा क्रूअल्टी देख के आई थिंक ही वॉज एन एमेचर. वर्ल्ड वॉर 2 का क्रूअल्टी देखो. हाँ, नीरो वॉज एन एमेचर. जो हिटलर ने किया वो नहीं किया. एनीवे, उसने जब वो रोम का फायर हुई, बहुत सारा रूमर फैला रहा था. नीरो डेलिबरेटली स्टार्टेड द फायर, खुद करवाया उसने. तो नीरो का थोड़ा डर हो गया. तो उस टाइम भी डिक्टेटर, हमारा टाइम का भी डिक्टेटर क्या करते हैं, जब इनसिक्योर होगा एक बड़ा तमाशा इवेंट होल्ड करेगा. जैसा चल रहा है, एक बड़ा तमाशा इवेंट चलता है. नीरो ने उस समय तक up to 1876, before 1876, that is the costliest, biggest dinner party he held in his garden. Garden का क्या है? It is a concave, and what did they had so many guests, elite of Rome, मतलब generals, centurions, senators, उनका, I think even his professor Seneca was there. He was Nero's teacher. Now the greatest minds of the Roman Empire, the greatest talents of the Roman Empire were present. How did they illuminate the party? On the concave rising of the hills, and this is confirmed. I mean, this is not propaganda. We know it happened. It's recorded independently. What they did, they brought Christian prisoners and criminal prisoners out of the dungeons, tied them up to poles and set them on fire. The historian Tacitus writes in the Annals of Rome. Tacitus लिखता है कि beautiful prose. उसने कहते हैं कि the wretches were set on fire, thereby to provide illumination, nightly illumination to Nero's party. So everybody condemns this correctly. लेकिन
1977, as a student of Romila Thapar, I read this. मेरा उस दिन से 10 साल पहले तक एक सवाल था, नीरो तो पागल है, ठीक है, but what about those great people who were there, who were Nero's guests? तो मैंने एग्रेरियन क्राइसिस को 15 साल कवर करने के बाद, 10-15 साल कवर करने के बाद मैंने समझ गया नीरोज गेस्ट कौन है. हम सब हैं. We are all Nero's guests. We are willing to tolerate 4 lakh farmers taking their own lives by suicide. There has been no gigantic nationwide protest on this. Nothing. We are Nero's guests. So he's asking, has the number of Nero's guests gone up? Arey, sirf Nero's guests not gone up, Nero's hosts have also gone up. अमेरिका से हमारा 170 बिलियनर तक नंबर ऑफ नीरोस होस्ट्स हैव गॉन अप. Many have, I think several have told me that it changed their life. The credit for that goes to Deepa Bhatia, not me. So very good evening. My question to you is that recently we have seen a few new models in the media, that what we call as crowdfunding. Sorry, my phone. It's all right. It's there. I'll take it. Yeah. So we have seen a new model that is what we call as crowdfunding. Yeah. Crowdfunding is something that maybe it helps some people to run the organization or run the show, but I don't think it's a very long-lasting revenue model. No. Can we think of a model in our democratic system, because after all democracy means people of the government formed by the people. Can we expect that the government, instead of giving revenue in form of advertisement, they have an allocated budget for all the media houses, and that becomes their responsibility through legislation, so that the independence of media houses or the journalists remains intact? You can do all of this. It's possible. It's plausible, but it is going to have a very limited impact. I'll tell you what I have tried implementing as a revenue model. Numerically, physically, it works, but we have not been able, we have met limited success in taking it. Now, Pari, our annual expenditure is around 2.5 crores. It started with 12 lakhs in the first year. We are now, which means that people are giving us funds. They are giving us money. I looked at my phone this morning to realize that my sister, who had not done so earlier, gave us 2 lakhs. Okay, but lots of people whom we don't know. For me, going to the mass for the money is something more than the money. See, there is a pensioner in Bengal. He gives me 200 rupees a year. For him, that is a huge amount. It is a big chunk of his monthly pension. He's 83, but he gives us that money, right? So I value that. What we need, I'm telling you, if any of you are in the mood, we need 3,000 people. I have books that have sold many thousand copies, but if I can find 3,000 readers, 3,000 human beings who will give Pari 10,000 rupees a year, or 6,000 people who will give Pari 5,000 rupees a year, which is 400 rupees a month. Or, you know, when I go to colleges and schools, they say, sir, how can we help? I say, if I come back, if every month I come to you, will you give me 1 coffee at Baristas? They say, of course. I say, okay, give that coffee to Pari.
180 rupees plus GST. And actually, there are 30, 40 kids who have done it. And they make it monthly. Some of them make it quarterly, according to what. But if we can get 3,000 units or 6,000 units of so many rupees, it means finding 6,000 people who think it's important enough. We are having 2.3 million page views a year. Surely, but the digital monopolies will never allow us. Like I may have 80,000 followers on Twitter. I cannot reach more than 2% of them unless I pay Twitter for a paid post. Then they will give me another 3%. Okay? We need to break monopolies itself. Meanwhile, I would say that this model has every chance of success. We have not succeeded, but it can happen, and I persist with it. We get money from, by the way, a lot of free volunteer labor. Techies especially, young techies, 21 to 26 age group. They work for us almost free. Some of them are sitting in Seattle and Sydney. That's one. Second, the trustees, we put in a lot of money, our money. Random donations has gone up to 31%. People we don't know. We need to take that to 100%. Then we get high net worth individuals. Maybe my classmate who is CEO of some company, who either makes a donation or faces very serious consequences. So that sort of a thing, like that we do it. My name is Matthew. So you talked about living in a place called hope, which lies between fake optimism and cynical pessimism, right? So with that as context, so you've been a journalist for more than 4 decades now. So how do you feel the press freedom has been over these years? And do you think things were ever this bleak? And do you find hope in your past experiences, or how things have been, over the years for you? There is always hope, and yes, things are bleaker than they have been in my lifetime. Okay, but those journalists working under colonialism, they saw worse. And one of the characters in the book, in the 15 Freedom Fight, is the only educated character, is Doraiswamy, the socialist congressman from Karnataka. You know how he survived? He registered his newspaper under 6 names. If the government shut down one, the same newspaper would appear the next day, same staff, same reporters, same write-ups. People's Voice would become People's Champion. Next day, another day it would become People's Choice. Another day it would become People's Vision. What a fantastic thing. What courage and what innovativeness, cleverness to think of that. So it's always possible. It depends on who you take your inspiration from. I take mine from the journalists of the freedom struggle. Yeah, it can be better. The only thing I will tell you is, it will get better, but it will get a lot worse before it gets better. सर एक लास्ट सवाल मेरा है सर. नहीं अब समय नहीं है सर बस सर उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ मौजूद है सर, बर्डिंग जर्नलिस्ट हो, जो बच्चे आज जर्नलिज्म के स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, जिस तरह का परिवेश जो चल रहा है अभी समाज में, उनके लिए आपके लिए क्या संदेश, उन बच्चों के लिए, उन जर्नलिस्टों के लिए, वो कैसे अपना करियर इस जर्नलिज्म में बनाना? मैं अभी उनको जो जवाब मैं अभी दिया, it depends on who you take your inspiration from. Yeah. Read about your freedom struggle. Read the journalists who are. Do you know, how many of you, tell me honestly, knew that Bhagat Singh was a professional journalist? 3-4 hands.
And how many of you three are not students? So you learn about your freedom struggle. As society, understand one thing, people, if you don't read your history, not just history of journalism, but your history of India, if you don't know where you came from, you have no idea where you are going. If you have a nation that has no clue where it came from, has no clue where it's going, but it's a very bleak place where it's going. Second, if you are going to be in the corporate media, I'm not telling you not to be. I'm telling you to be clever. It's a concept I call guerrilla journalist. Like guerrilla fighters. Guerrilla journalist is one who runs from one forest to the other. When they burn one forest, he goes to the other. The ultimate guarantee is that you will end up unemployed. Ultimately, it's not just us who can solve the problem. We plus public action that breaks monopolies, that restores voice to the masses, which is their right, then we can do it. A hell of a lot about this is, what do you want to be a journalist for? Ask yourself that. And which kind of journalist do you want to be? Do you want to be Doraiswamy? Do you want to be Bhagat Singh, Gandhi, Ambedkar? Or do you want to be the great anchors you see today? Make up your minds. The rest of the answer you will find.